welcome to my YouTube channel, The Legal Minds. Here I will be teaching you the whole syllabus of RGS exam for prelims, mains and in a very detailed and easy manner so that you can understand each and every section. And I am starting with this series uh, from BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम पहले CRPC भी कहते थे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है हमारे RGS के एग्ज़ाम के लिए। ये ऐसी बुक है जिसका जो सिलेबस जो रिवीजन है वो एंड तक भी ख़त्म नहीं होता है। तो मैं इसको एक बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, हर एक सेक्शन को बहुत डिटेल में। और हम इसके जो होंगे ट्राई करेंगे कि जो सीरीज़ है BNSS की, हम उसमें हर एक सेक्शन बहुत अच्छी तरह से कवर करें और इसको एक शॉर्ट वीडियो में ख़त्म करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पहला चैप्टर है ये यही कहता है, चैप्टर नंबर 1, कि हम इस बुक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी कहते हैं। और अब हम इसके सेकंड सेक्शन पे आते हैं। सेकंड सेक्शन पे आने से पहले मैं आपको कुछ बहुत एक बेसिक बताना चाहती हूँ, जिससे आपको इस बुक को पूरी तरह से पढ़ने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो BNSS ये जो BNSS है, ये एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ, इसके अंदर इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो हमारे देश के कोर्टों में चलती हैं। इसकी जगह जो BNS है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव मैं बोल देती हूँ, आप इसको मेंशन कर लें। और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो 3 उससे डिवाइडेड होती हैं। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो 3 टाइप में डिवाइडेड होती हैं। 3 टाइप्स यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। जो पहला टाइप होता है उसमें कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को दे दी जाती है। कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। और ये चैप्टर 16 में दिया हुआ है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको अभी बता देती हूँ। और सेक्शन 223 के अंदर ये जो है ये सेक्शन 223 के अंदर इसमें दिया गया है। सेकंड जो होती है वो एक पुलिस रिपोर्ट होती है, जिसमें पुलिस रिपोर्ट जो होती है FIR जिसको हम कहते हैं, FIR जो कि फाइल होती है। मैं आपको यही बता देती हूँ, सेक्शन 173 के अंदर और कॉग्निजेबल केसेस FIR फाइल होती है। सेक्शन 174 के अंदर 4 नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर होती है। और इसी केस में इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस करती है। बट फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सेक्शन 175 के अंडर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इतना आपको, मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ चुका होगा। और थर्ड जो है और जो थर्ड टाइप की होती है वो इंफॉर्मेशन केस होता है। क्या होता है वो? एक इंफॉर्मेशन केस होता है, जहाँ पे ये सेक्शन
267 से लेके सेक्शन 270 के अंदर दिया गया है, जहाँ पे जो केसेस होते हैं वो इंस्टीट्यूट होते हैं अदर देन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको और पहले बेसिक बता देती हूँ, जिससे आपको जब हम स्टार्ट करेंगे आपको पता होगा कि आखिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो चलती कैसे हैं हमारे कोर्ट में, हमारे जुडिशियल सिस्टम में, हमारे देश में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती कैसे हैं। इन जनरल अगर हम बात करें, अदर देन कंप्लेंट, इन जनरल अदर देन कंप्लेंट के केस में, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। ये हम आगे पढ़ेंगे। इंक्वायरी, ये मैंने सेकंड स्टेज पे लिख दिया है। पहला होता है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा होता है इंक्वायरी और तीसरा होता है हमारा ट्रायल। ये तीनों ही बहुत एक इम्पोर्टेंट हमारे वो हैं टाइप, जिनके अंदर हमारी पूरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एफआईआर केसेस की अंडर चलती है। थोड़ा ही करके मार्कर का है सिस्टम। एफआईआर, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, जो कि होता है हमारा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सेक्शन 175 के अंदर जो होती है हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है। सेक्शन 173 के अंदर अपन एफआईआर लॉन्च करते हैं फॉर कॉग्निजेबल केसेस, और सेक्शन 174 के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर लॉन्च होती है। सेम इसमें ही होता है। अब जब ये सब हो जाता है तो एफआईआर हो जाती है, चाहे कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल। फिर विटनेसेस होते हैं, स्टेट ऑफ विटनेसेस होता है, विटनेसेस होते हैं। फिर एविडेंस दिखाए जाते हैं, एविडेंस दिखाने के बाद एविडेंस दिखाने के बाद फिर पुलिस रिपोर्ट आती है। इधर एविडेंस के स्टेट के बाद मजिस्ट्रेट जो होता है वो कॉग्निजेंस लेता है। ये यहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। मैं लिख देती हूँ सेकंड स्टेज, जो कि होती है हमारी इंक्वायरी की, वो स्टार्ट हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकता है कि पूछ सकता है। मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूंगी कि मैं आपको जल्दी से जल्दी बताऊं। और ये जो कॉग्निजेंस होता है, इसी को हम हिंदी में संज्ञान भी बोलते हैं। यहाँ से मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेता है, और हमारी जो सेकंड स्टेज होती है इंक्वायरी की स्टार्ट हो जाती है। अब जो हमारी सेकंड स्टेज में इशू ऑफ प्रोसेस होता है, इशू ऑफ प्रोसेस होता है, हम जो डॉक्यूमेंटेशन होता है इसी में, और इसी में चार्ज फ्रेम्ड होते हैं। ये चैप्टर 18 में दिया गया है। सब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कैसे कैसे क्या क्या होता है, ये सब इसमें दिया गया है। ट्रायल बिल्कुल एंड में होता है, ये बिल्कुल एंड में होता है। कब होता है? ये बिल्कुल एंड में होता है, या तो जब जजमेंट जो होता है डिलीवर हो जाता है, या तो वो उस जजमेंट में या तो वो पर्सन एक्विट होता है या फिर वो कन्विक्ट होता है, या तो एक्विट होता है या फिर वो पर्सन कन्विक्ट होता है। अब वो जब जजमेंट आ गया, सपोज कि पर्सन कन्विक्ट हो जाता है, ठीक है। अब मानो जजमेंट तो आ गया, अब वो पर्सन हमारा एक्विटेड हो गया। क्या हो गया? अब एक्विटेड। तो अब 2 तरीके की फिर सेंटेंस हियरिंग होती है। इसके बाद जब जजमेंट दे देता है सेंटेंस हियरिंग होती है। फिर उसके बाद 2 तरीके से
वो होती है हमारी, एक तो अपील होती है और एक एग्जीक्यूशन होता है। अपील हायर कोर्ट्स में होती है, जो कि कौन करता है, जो पर्सन इस जजमेंट से, इस जो मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे जो जजमेंट दिया है, जजमेंट, ये जो मजिस्ट्रेट ने यहाँ जजमेंट दिया है वो पर्सन अपील करता है, जो कि इस उससे क्या होता है, डिससेटिस्फाइड होता है। वो पर्सन अब हाई कोर्ट में अपील करेगा उस जजमेंट के खिलाफ कि इन्होंने ऐसे ऐसे हो दिया है। और एग्जीक्यूशन होता है दूसरा, कि ये जो सामने वाली पार्टी जो कि सेटिस्फाइड है, ये पार्टी जो होती है ये सेटिस्फाइड होती है इसी जजमेंट से, जो कि उसने दिया है कि ये दोनों हायर कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट। तो मैंने इतना आपको बताया, उसमें वो आपका पूरे इसका बेसिक था कि कैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो चलती हैं। अब हम आते हैं डेफिनेशंस पे। ये जो सेक्शन, ये जो है ये न्यूली एडेड है, ये न्यूली एडेड डेफिनेशन है। और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ये कहती है shall include use of communication device for the purpose of video conferencing, recording of processes of identification, search and seizure of evidence, transmission of electronic communication for either for such purpose by such means or the state government provide rules। कि ये जो होती है ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये जो है वीडियो रिकॉर्ड करने के पर्पस से भी, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी, सीजर ऑफ एविडेंस के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये सब के लिए यूज हो सकती है, जो भी रूल्स जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं। बेल क्या होता है? बेल का मतलब सिंपल सा इतना सा होता है कि जो पर्सन जो कि एक्यूज है किसी भी केस में, या फिर वो है कि सस्पेक्टेड है कि इस इंसान ने कुछ गलत काम किया है जो कि अनलॉफुल है, उस इंसान को कुछ टर्म्स, सर्टेन टर्म्स और कंडीशंस पे छोड़ा जाता है, बेल दी जाती है बाय पुलिस ऑफिसर, कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पे आपको बेल मिल रही है और आपको कोर्ट आना है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल लिखनी है, और आपको ये जो बेल में जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है इसको आपको फुलफिल करना है। बेलेबल ऑफेंस, दो तरीके के ऑफेंस होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। जैसे कि वो ऑफेंसेस जो भी हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, कौन से बेलेबल है और कौन से नॉन बेलेबल है। बेल बॉन्ड वो होता है कोई भी इंसान जो कि श्योरिटी पे रिलीज हो रहा है, मतलब किसी अपराधी ने कोई गुनाह किया है, तीसरा पर्सन श्योरिटी, वो उसकी गारंटी लेता है कि मैं श्योरिटी हूँ, आप मेरे उस पे इसको रिहा कर दो कि आगे कोई भी काम नहीं करेगा, और जो इस बेल बॉन्ड में वो शर्तें हैं वो उसको पूरा करेगा। ऐसे ही बॉन्ड होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चार्ज मतलब कोई भी ऐसा चार्ज मतलब वो सेक्शंस जिसके उस पे वो जो पर्सन एक्यूज है उसको लाइक एक्यूट किया गया है, उसको जेल में रखा गया, कौन कौन से सेक्शंस उसमें लगे हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस, मैंने आपको बताया कि कॉग्निजेबल केस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रेप, ठीक है, बॉम्ब थ्रेटनिंग, जितने भी ये जो केसेस हैं ये कॉग्निजेबल केसेस होते हैं इसमें। और इसकी एफआईआर मैंने अभी आपको पीछे बताया, कॉग्निजेबल में जो एफआईआर है वो सेक्शन 173 में लॉन्च की जाती है। तो जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं उसके उस पर वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अरेस्ट कौन सा होता है? विदाउट वारंट इसमें अरेस्ट होता है। अब इसमें आगे एक डेफिनेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी दी गई है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कंप्लेंट, ये जो कंप्लेंट होती है ये मजिस्ट्रेट को दी जाती है, या तो ओरली दी जाती है या फिर रिटर्न दी जाती है। ये चैप्टर 16 में दी हुई है अंडर सेक्शन 223। ठीक है, ये डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है, इसमें कोई भी बाद में
इसमें ये पुलिस रिपोर्ट जो होती है कोई भी इंक्लूड नहीं करते, ये डायरेक्ट एक लिखित या फिर ओरल राइटिंग होता है जो मजिस्ट्रेट को किसी अपराध के घटित होने के बाद जो प्लेंटिफ होता है वो देता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वही सब, इलेक्ट्रो हाई कोर्ट में आपको पता है ही, अपर आगे जहाँ पे हाई कोर्ट में ही अपील होती है। अब हम आते हैं इंक्वायरी, ये सेकेंड स्टेज होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का, इसी में ही इशू ऑफ प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है और इसी में चार्जेस फ्रेम होते हैं। ये जो होता है कंडक्ट करता है मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट जिसको हम कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन ये भी वही होता है कि जो पुलिस जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है एफआईआर उनके बेसिस पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग, लोकल जुडिशन। हाँ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो एफआईआर है वो सेक्शन 174 में फाइल होती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी इसी सेक्शन में होती है। और इसमें पुलिस पर्सन्स को कोई भी अथॉरिटी नहीं होती कि वो विदाउट वारंट जो है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लें। ये इंक्लूड करता है चीटिंग, माइनर के साथ असॉल्ट करना, न्यूसेंस, लिख देती हूँ चीटिंग, न्यूसेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम आते हैं ऑफेंस। ऑफेंस मतलब कोई भी ऐसा एक्ट या फिर कोई भी ऐसी चूक हो जिससे जिससे जो कि पनिशेबल होती है लॉ के अंडर, उसको हम ऑफेंस कहते हैं। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब हम आते हैं समन केस। ये है हमारा समन केस। वो होता है जो केस और वारंट, ये जो वारंट केस यहाँ दिया हुआ है इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। समन केस में वो केस होते हैं जिनकी जो पनिशमेंट होती है वो डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 2 साल से ज्यादा की सजा उसमें नहीं दी जा सकती। किस केस में? समन केस में। तो उन केसेस में जहाँ पर भी जो पनिशमेंट होती है वो डेथ, इम्प्रिजमेंट, उम्र भर की इम्प्रिजमेंट या फिर 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाती है, उनको उनमें समन्स दिए जाते हैं। और अगर मैं यही बोलूं दोबारा कि जहाँ पे डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और 2 साल से ज्यादा की सजा होती है वहाँ पे क्या दिया जाता है? वहाँ वारंटी दिया जाता है। विक्टिम वही इंसान होता है जिसको कोई भी लॉस और इंजरी हुई होती है। आते हैं सेक्शन 3 में। यहाँ इसमें बस इतना ही बोला गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और ये जो है जिनके एरिया में वो केस आता है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपना जुडिक्शन उसमें। ट्रायल सारे जो केसेस हैं ये बीएनएस के अंडर ट्रायल होंगे। अब हमारा चैप्टर सेकंड आता है, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। 4 तरह की क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। और इनकी पावर जो है सेक्शन 23 में दी गई है। कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 23 में। एक बार इनको समझ लेते हैं इस उसको एक बार। सेक्शन 23 खोल देती हूँ आपके लिए, नहीं तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स में खोल सकते हैं जैसा भी आपको सही लगे। देखिए ये सेक्शन 23 में दिया गया है सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट्स में पास। इस सेक्शन में हमें पावर्स दी गई हैं कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कौन सी पावर्स पास कितनी साल तक की सजा दे सकता है, सेकंड क्लास कितनी सजा दे सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो कितने साल तक की सजा दे सकता है। एक बार अपन देख लेते हैं पहले वाला सेक्शन, फिर हम इसमें भी आएंगे। इसमें भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी।
कि मैंने आपको बताया 4 तरीके के कोर्ट होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब मैंने आपको बताया था वहाँ पे 4 तरीके की क्लासेस होती हैं क्रिमिनल कोर्ट की, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक बार यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन, ये सेक्शन 8 में दिया गया है। मैं सेक्शन 8 आपको यहीं एक बार क्लियर कर देती हूँ, जिससे जब हम उसको पढ़ेंगे तब आपको इजीली सब कुछ पता चल जाएगा। ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट स्टैब्लिश होती है। सब अब हम आते हैं सेक्शन 7 पे, टेरिटोरियल डिवीजन। ये बस इतना सा कहता है कि जो हाई कोर्ट है आफ्टर द कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट कितने भी नंबर ऑफ डिवीजन एक डिस्ट्रिक्ट में कर सकती है और सब डिवीजन की पावर को भी लिमिट कर सकती है। ये सब हाई कोर्ट के हाथ में होता है और ये सब वो सरकार के उससे चलती है। अब हम आते हैं कोर्ट ऑफ सेशन, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन इज इम्पोर्टेंट हियर, क्वेश्चंस बहुत आते हैं आरजीएस के एग्जाम्स में, पूछ लेते हैं पावर्स कोर्ट ऑफ सेशन की कैसे क्या क्या होती है। तो यहाँ आप इसको आप ध्यान से सुनिएगा। हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश करती है कोर्ट ऑफ सेशन हर एक सेशन के डिवीजन में। जो कोर्ट ऑफ सेशन होती है वो एक प्रिसाइडेड होती है बाय जज, जो कि इसको अपॉइंट करता है हाई कोर्ट। लाइक यहाँ लिख देते हैं साइन बाय जज, फिर उसके नीचे एडिशनल सेशन जज एएसजे, एडिशनल सेशन जज उसके नीचे होता है जो कि ज्यूरिसडिक्शन करता है कोर्ट ऑफ सेशन में। अब हम आते हैं इसके क्लॉज 4 पे, जो कि कहता है सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन। इन सच केस ही, तो जो एक ये सेक्शन ये क्लॉज ये कहता है कि एक दूसरी जगह का जो एडीजे एएसजे एडिशनल सेशन जज होता है वो जो है दूसरे डिवीजन के केसेस को भी हैंडल कर सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये कोई जगह है ये, ठीक है, और एएसजे यहाँ बैठा है, एएसजे एडिशनल सेशन जज यहाँ बैठा है। हाई कोर्ट अगर ऑर्डर्स दे तो वो इस जगह के केसेस भी यही वाला एएसजे हैंडल एडिशनल सेशन जज हैंडल करेगा। क्लॉज 5 सिंपल सी बात ये कहता है अगर जो ऑफिस होता है एडिशनल सेशन जज का खाली होता है तो जब तक वो खाली है और जब तक अर्जेंट एप्लीकेशन एडिशनल सेशन जज माफ कीजिएगा सेशन जज की नहीं बन पाएगी तो जितने भी वो केसेस हैं वो एडिशनल सेशन जज ही हैंडल करेगा। और अगर कोई भी एडिशनल सेशन जज भी नहीं है तो उनके केसेस को सीजेएम हैंडल करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस सेशन के डिवीजन के, और वो जजेस हैंडल करेंगे जिनके पास जुरिडिक्शन है इसको करने का। अब हम जैसे कि सेशन जज नहीं है, ठीक है, तो उसकी कौन करेगा? एएसजे करेगा, ठीक है। अब एएसजे भी नहीं है तो सीजीएम करेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और वो मजिस्ट्रेट्स करेंगे जिनके जुरिडिक्शन में वो आता है, वो केस आता है। अब हम क्लॉज 6 पे आते हैं। जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो अपनी जगह अपनी सिटिंग को वहाँ बैठाती है, वो वहाँ होती है जहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्ट करता है। बट किसी पर्टिकुलर केस के लिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज और विटनेस को करने के लिए जो दूसरी जगह भी से किसी दूसरे सेशन के डिवीजन में भी कोर्ट बैठ सकती है विद द कंसेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज, जिससे वो या तो वो केस डिस्पोज हो सके या फिर विटनेसेस का एग्जामिन वहाँ किया जा सके। अब हम क्लॉज 7 में आते हैं। जो सेशन जज होता है उसके पास पावर होती है कि वो ऑर्डर दे सकता है इस संहिता के अंदर कि कौन से जो कार्य है वो एडिशनल सेशन जज करेगा और कौन से दूसरे जजेस करेंगे।
अब क्लॉज 8 ये कहता है एडिशनल the session judge may also make provision for the disposal of any urgent application in the event of his absence or inability to act. ये कहता है ये वाला क्लॉज कि जो सेशन जज है वो एक अर्जेंट एप्लीकेशन भी मूव कर सकता है किसी केस को डिस्पोज ऑफ कराने के लिए कि उसकी एब्सेंस में क्योंकि और या फिर वो काम नहीं कर पाया तो बाय एन एडिशनल सेशन जज, और अगर कोई भी एडिशनल सेशन जज वहाँ नहीं है तो चीफ जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होगा वो उस अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगा या फिर जो भी मजिस्ट्रेट जिसकी अंदर वो ज्यूरिसडिक्शन में वो आता है। उम्मीद है मुझे इतना आपको अब तक समझ में आ रहा होगा। जो सेक्शन 8 है ये भी मैं आपका इसको हर एक क्लॉज बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं हर एक चीज़ बहुत अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। अब जैसे कि हमने अभी कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ा, ऐसे ही कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट एस्टेब्लिश की जाएगी और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, इसी को हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास बोलते हैं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास इनकी पावर्स हम सेक्शन 22 में भी आगे पढ़ेंगे। ये हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और यही होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एक्सेट्रा। जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो हाई कोर्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो हाई कोर्ट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकता है, ये उसके हाथ में होता है। जो हाई कोर्ट है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को एएसजे एडिशनल सीजे भी बना सकता है और उसको सारी पावर दे सकता है कि जो कि सीजीएम के पास होती है जब तक हाई कोर्ट उसको डायरेक्ट करे। जो हाई कोर्ट होता है वो ऑल्सो डेजिग्नेट भी कर सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को किसी भी सब डिवीजन में सब डिविजन मजिस्ट्रेट, और उसको रिलीव कर सकता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किसी ऑकेजन रिक्वायर्ड पे। हम आते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एक तो अब इसमें दो तरीके के स्पेशल वो दिए गए हैं मजिस्ट्रेट, एक तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिया गया है और एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया गया है। वो दिया गया है हमें सेक्शन 15 में। अभी हम नीचे पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है, जो हाई कोर्ट है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास को और या फिर सेकंड क्लास को किसी पर्टिकुलर केस के लिए पावर्स दी जाए। इसमें ये भी दिया गया प्रोवाइडेड दैट नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन अ पर्सन अनलेस ही पोजेसेस, कि वो पावर जो है वो जब तक उसी इंसान को दी जाएगी जिसके पास लीगल अफेयर्स की और हाई कोर्ट के रूल्स जो हैं वो नॉलेज है, जो कि एक जज बनने के लिए चाहिए होती है। सच मजिस्ट्रेट को हम स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलेंगे। उसको 1 साल से ज्यादा के लिए एक बार में अपॉइंट नहीं किया जाएगा, मतलब 1 साल के लिए वो एक बार में कर सकते हैं, फिर कुछ टाइम का ब्रेक दे दो, फिर वो दोबारा उसको 1 साल के लिए कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम होता है। लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है। सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो सबऑर्डिनेट करेगा सेशन जज को और अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट शेयर, और इन सबको और वो बाकी जो जितने भी सारे मजिस्ट्रेट है वो सबऑर्डिनेट करेंगे सीजेएम को। जो सीजे है वो टाइम टू टाइम रूल्स बना सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को उनके काम बांट सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स आते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में
जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकती है, उसको लगता है। सेकंड की जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, और ऐसा जो मजिस्ट्रेट होगा उसके पास पावर्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होते हैं जब तक वो फोर्स में रहता है। और जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होती है उसकी जो पोस्ट होती है खाली होती है, तो कोई भी ऑफिसर टेम्परेली उसका वो संभाल सकता है, और उसके सारे पेंडिंग जब तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नया अपॉइंट नहीं होता है। द स्टेट गवर्नमेंट में प्लेस एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन चार्ज इन ऑफ अ सब डिवीजन। हाँ, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एक सब डिवीजन में भी प्लेस कर सकती है और उनको रिलीव कर सकती है चार्ज जो कि जिस ओकेजन में उसको रिक्वायर्ड है, और ऐसा जो मजिस्ट्रेट होगा उसको हम सब डिवीजन मजिस्ट्रेट बोलेंगे। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसी की मैं बात कर रही थी अभी। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में सेक्शन 11 में मैं बोल रही थी, और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होता है। ये भी जो मजिस्ट्रेट होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर देगी, या फिर पुलिस ऑफिसर जिसकी एसपी से नीचे की रैंक नहीं होगी या फिर इक्विवेलेंट होगा, उसको हम स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलेंगे। एक पर्टिकुलर एरिया के उसमें वो परफॉर्मेंस करेगा, पर्टिकुलर फंक्शंस वो कॉन्फर करेगा इस संहिता के अंदर। अब हम आते हैं सेक्शन 18 पे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसको हम हिंदी में कहते हैं सरकारी वकील। इनको हम क्या कहते हैं, सरकारी वकील, जो एक विक्टिम को प्रोवाइड कराया जाता है या फिर प्लेंटिव को या फिर किसी भी उसको जिनको डिफेंडेंट को जिनको ये सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, ये कोर्ट प्रोवाइड करती है जिससे जो प्लेंटिव और जो डिफेंडेंट हैं वो अपना केस आगे लड़ सके और आगे बढ़ सके। तो अब हम एक बार सेक्शन 18 क्लॉज 1 पढ़ते हैं। ये कहता है कि जो हाई कोर्ट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है, और एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी अपॉइंट कर सकता है। किस चीज को करने के लिए, किसी भी प्रोसिक्यूशन के लिए, किसी भी अपील के लिए, या फिर किसी भी प्रोसीडिंग्स के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस के लिए भी सरकारी वकील ही लगते हैं, और अगर किसी प्लेंटिव के पास या फिर डिफेंडेंट के पास उसका कोई वकील जानकार नहीं है और उसको केस आगे लड़ना है, तो जो कोर्ट है वो भी उन्हें सरकारी वकील के पास ही प्रोवाइड कराती है जिससे वो अपना मुकदमा आगे लड़ सके। अब हम इसमें ये भी कहा गया प्रोवाइडेड दैट जो नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वो अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। इसमें ये भी कहा गया है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को भी अपॉइंट कर सकती है किसी भी फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया। और जो स्टेट गवर्नमेंट है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में वो भी अपॉइंट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और वो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी उस डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर सकती है। ये भी इसमें प्रोवाइडेड दैट ये दिया गया है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है अपॉइंटेड एक डिस्ट्रिक्ट में जिनको अपॉइंट किया गया है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट हो सकते हैं एज द केस में भी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं,
क्लॉज 4 ये कहता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सेशन जज वो एक पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर करता है जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके ओपिनियन से फिट हैं, अपॉइंट होने चाहिए। इस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये जो पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर करता है, एक लिस्ट बनाता है, इसके बाहर कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक डिस्ट्रिक्ट में वो नहीं अपॉइंट होगा। ये क्लॉज 5 यही बात कहता है। सेक्शन 6 इसका ये कहता है वेयर विद इन अ स्टेट जहाँ पे रेगुलर कार्ड ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इसमें की ये भी एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है जहाँ पे मीन्स कार्ड ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर जो कि इंक्लूड करते हैं पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो वो किस नाम से जाने जाएंगे और उनको प्रमोशन हुआ है उनको किस पोस्ट के नाम से जाना जाएगा। वो जो है स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन्हीं लोगों में से, उन्हीं लोगों के बीच में से। और अगर कोई भी सुइटेबल पर्सन नहीं है उस कार्डे में से कि जिसका अपॉइंटमेंट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एक एडिशनल पीपी के लिए हो, तो फिर जो पैनल ऑफ नेम्स जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाता है उसमें से चूज किया जाता है। मतलब इस सेक्शन का सीधा सीधा सा ये है जो कार्डे ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं जो कि रेगुलर कार्डे ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं में से एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है जब कोई भी रेगुलर कार्डे ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जिसको पीपी या फिर एडिशनल पीपी बनाया जाए। तो उसके बाद जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोला जाता है कि आप एक लिस्ट बनाएं जिससे उन नेम्स की जिनमें से हम एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करें। अब सेक्शन 7 में ये दिया गया है कि कौन होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए, जो कि एडवोकेट होगा 7 साल तक, 7 साल से ज्यादा पर 7 साल से कम नहीं। और इसमें ये भी दिया गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट जो अपॉइंट करता है फॉर द पर्पस ऑफ एनी केस और क्लास उस किसी एक केस या फिर उस क्लास के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एक एडवोकेट को, एक प्रैक्टिस एडवोकेट को अपॉइंट कर सकता है एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्लॉज 8 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया गया है जो कि 10 साल से जिसकी जो प्रैक्टिस है वो 10 साल से कम ना हो। इसको आप ध्यान रख लीजिए। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो सजा माफ कीजिएगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन बनता है और इसका मिनिमम टेन्योर कितना होना चाहिए अगर कोई एडवोकेट बनता है। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स तो अब मैं यहाँ चल रही थी कि आप क्लॉज 9 पे आते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 7 सबसेक्शन 8 द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस इन एन एडवोकेट or rendered whether before or after the commencement of the Sanhita service as a public prosecutor, APP or prosecuting officer by whatever name called shall be deemed to the period by which such person has been practiced as an advocate। उसको उसी नाम से जाना जाएगा जिस पर्सन ने एज अ पर्सन की थी, एज एन एडवोकेट। अब सेक्शन 19 कहता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और फॉर द कंडक्टिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ केस
इसमें क्या हो गया है, इज एन अवेलेबल फॉर द पर्पस द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो दूसरा एपीपी ऑफ इंचार्ज भी अपॉइंट कर सकता है किसी केस में आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज टू द स्टेट गवर्नमेंट। 14 दिन के किसी स्पेशल किसी केस में कुछ अपॉइंट करना है तो 14 दिन के पहले वो नोटिस देगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बाद वो एक और किसी एक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकता है। कोई भी जो पुलिस ऑफिसर होगा वो एडिशनल असिस्टेंट पीपी बनने असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा अगर उसने किसी इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है विद रेस्पेक्ट टू विच द एक्यूज इज बिन प्रोसिक्यूटेड, जिसमें जो एक्यूज है वो प्रोसिक्यूटेड है या फिर वो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे है। अब हम आते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें से केस बनता है प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन ये बनता है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की जो पावर्स हैं इसको स्टैब्लिश करने की वो किसके पास है, तो इसकी पावर्स है स्टेट के पास। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान रखिए। अब इसको स्टार्ट। अब ये जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये 2 लेवल पे होता है, एक तो स्टेट पे और एक डिस्ट्रिक्ट पे। इसको हम स्टेट लेवल पे इसको हम कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और ये कंसिस्ट करता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्यूटी डायरेक्टरेट जितने की स्टेट को लगता है। और इन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको हम कहते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स जितना स्टेट को लगता है बनाना चाहिए। अब हम इनकी एक बार एलिजिबिलिटी और देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। जो डेप्यूटी और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की उसको एडवोकेट होना चाहिए 15 साल से कम नहीं, या फिर उसको एक सेशन जज होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है उसको एक प्रैक्टिस एडवोकेट होना चाहिए नॉट लेस देन 7 years, या फिर उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये हेडेड होगा बाय डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ जो प्रोसिक्यूशन जो कि हेडेड है बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये किसके अंडर वर्क करेगा, होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर वर्क करेगा होम डिपार्टमेंट जो कि भी है गृह मंत्रालय स्टेट का। एवरी डेप्यूटी क्लॉज 4 ये कहता है एवरी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को सबऑर्डिनेट कौन करेगा, माफ कीजिएगा, ये दोनों जो हैं डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ये सबऑर्डिनेट करेंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा वो किसको सबऑर्डिनेट करेगा, वो सबऑर्डिनेट करेगा डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ। डेप्यूटी डीपी और असिस्टेंट डीपी किसको सबऑर्डिनेट करेंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डेप्यूटी डीपी को कौन सबऑर्डिनेट करेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है बट मैं आपको समझा रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब कोई केस अब हाई कोर्ट में फाइल करना है, कौन, किसी को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो वो किसके सबऑर्डिनेट में फाइल करेंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल में करना है तो इसमें दिया गया है, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना है तो वो किसके असिस्टेंट में करेगा, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो सबऑर्डिनेट करेगा डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। स्टेट हाई कोर्ट में करना है, हाई कोर्ट स्टेट की होती है तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करना है तो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ
प्रोसिक्यूशन के। अब हम आते हैं 7, 8 और 9 में इनकी पावर्स दी गई हैं। 7 में पावर्स और फंक्शंस दिए गए हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के कि वो 10 साल से लेके और 10 साल से ज्यादा या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी जिस भी केसेस में है उनको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन देखेगा। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन किस केसेस को देखेगा, वो पुलिस एग्जाम में वो पुलिस रिपोर्ट को मॉनिटर करेगा और उन केसेस को देखेगा जिनकी सजा 7 साल से ज्यादा है बट 10 साल से कम है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन किस केस को देखेगा कि जिनकी वो केसेस जिनमें जो सजा है वो 7 साल से कम है। और जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो सब जो हैं वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर जहाँ भी वो काम कर रहे हैं वो अपॉइंट होंगे बाय द स्टेट बाय नोटिफिकेशन। और ये जो प्रोविजन है सेक्शन के वो अप्लाई नहीं होंगे टू एडिशनल जनरल ऑफ द स्टेट while परफॉर्मिंग द फंक्शंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूशन। एडवोकेट जनरल पे ये स्टेट के ये सारे जो कि इसके अंदर दिए गए हैं वो कुछ भी प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे जब वो फंक्शन करेगा एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उम्मीद है मुझे आपको इतना जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। ये हमारे 20 सेक्शन से। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 3 और 4 कवर करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी वो हो तो आप बेझिझक इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में ही इतना। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।